नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 वाला। देखो, बोला गया है इस क्वेश्चन में विथ रेफरेंस टू द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ध्यान रखना है यहाँ पे कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा गया है। तो विद रेफरेंस टू द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में बताना है। इट सेट्स इन अलोंग 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ड्यूरिंग समर्स मंथ्स। कहने का मतलब है कि गर्मियों के टाइम पे ये क्या हो जाती है, 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट था इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रस्ट ऑफ द मॉनसून इन इंडिया। यानी जो भारत में मॉनसून की जो ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट का मतलब प्रस्फुट कहते हैं, या मॉनसून का जो आना है वो इसकी वजह से होता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है मॉनसून के प्रस्फुट के लिए इंडिया में। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो आपको 1.5 मिनट देते हैं, जल्दी से बताइए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पूछा है, नॉट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। चलिए सॉल्व करते हैं। पूछा गया था ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में, लेकिन यहाँ पे देखो हमने जो पढ़ी थी ये जेट स्ट्रीम पढ़ी थी जिसको कहते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यानी इनको परमानेंट जेट्स भी बोलते हैं। और जनरली ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेनली दो टाइप की हैं, और नॉर्थ एंड साउथ में दो दो यानी टोटल 4 टाइप की चलती है। ठीक, यहाँ पे है पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल पोल पे है। और दूसरी है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में है। ठीक है, इसका रोल हमने पढ़ा था कि जनरली क्या होता है जब इंडिया में विंटर आ जाता है यानी जाड़ों का टाइम आ जाता है, ये जो सब पोलर जेट स्ट्रीम है ये नीचे इंडिया के बीच से गुजरने लगती है। ठीक है, जिससे ये होता ये है कि यहाँ पे मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर से मॉइस्चर लेते हुए इंडिया में बारिश कराती है जाड़ों के टाइम पे। ये हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये है आपकी परमानेंट जेट्स। लेकिन यहाँ पे ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। नाउ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है? देखो, जैसे परमानेंट जेट स्ट्रीम है वैसे ही कुछ टेम्पररी जेट स्ट्रीम भी होती है। ठीक है, टेम्पररी जेट स्ट्रीम जनरली दो टाइप की है यहाँ पे। एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दूसरा ये सोमाली जेट स्ट्रीम। ठीक है, दो टाइप की टेम्पररी जेट स्ट्रीम होती हैं। एक सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और दूसरा है आपका जिसे कहते हैं सोमाली जेट स्ट्रीम। ध्यान रखिएगा नाम, सोमाली जेट्स बोलते हैं इनको। ठीक, अब ये क्या है इसको समझो। पहले ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पूछा गया तो इसको समझते हैं ये क्या है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ये सोमाली जेट स्ट्रीम क्या है। देखो, हमने पढ़ा था कि जब इंडिया में समर होता है यानी जो सन है वो इंडिया के ऊपर होता है, और इंडिया में मानसून की शुरुआत जब होने लगती है तो सबसे पहले तिब्बत प्लेटू जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन हो जाती है। लो प्रेशर होने का मतलब ये है कि किसी भी एरिया में लो प्रेशर होगा तो यहाँ से हवा ऊपर उड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ से जो वर्टिकली हवाएं हैं, ऊर्ध्वाधर हवाएं हैं, ऊपर उड़ेंगी। तो यहाँ से जो हवा जो है ये ऊपर उठती है, लेकिन ये ऊपर उठने के बाद जो है नीचे बैठती है इस साइड, मेडागास्कर के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया में ये नीचे बैठती है। अब यहाँ से क्या होता है, ये जब जब नीचे बैठी तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और हाई प्रेशर क्रिएट होने का मतलब ये है कि यहाँ से वापस से नीचे हवाएं यहाँ चलेंगी। ये तो अपर ट्रोपोस्फेरिक हवाएं हैं ये वाली, यानी ऊपर जो क्षोभ मंडल के ऊपर चल रही हैं, यानी सरफेस से कुछ मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, ये जनरली आपकी 10 से 12 मीटर की ऊंचाई पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर वाली ये जो है ये सरपेसिक विंड है। सरपेसिक विंड मतलब ये हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर ऐसे कुछ हवाएं चल रही होंगी, और यही हवाएं जो है ये मानसून को स्ट्रॉन्ग करेंगी। कहा जाता है जब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होती है तब ये मानसून भी जो साल है वो स्ट्रांग आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ये वाली जो जेट स्ट्रीम है इसको कहा जाता है ईस्टर्ली सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, कहाँ से कहाँ चलती हैं? ये जनरली तिब्बत प्लेटू से ऊपर उठती हैं, यानी तिब्बत प्लेटू के ऊपर अपर अपर ट्रॉपोस्फेरिक एरिया से चलती हैं और नीचे बैठती हैं यहाँ पे मेडागास्कर के इस ऊपर वाले रीजन पे। और इस तरीके से यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है और जो है विंड जो है इंडिया की ओर जाती है जो मानसून को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक हो गया। दूसरी इधर है सोमाली जेट। सोमाली जेट्स यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है सोमाली ओशियन करंट, सोमाली जेट स्ट्रीम वगैरह वगैरह। तो होता क्या है कि यहाँ पे सोमाली कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है सोमाली। जनरली यही मेडागास्कर से जो विंड है जैसे इंडिया को चल रही है वैसे ही इधर सोमाली की साइड को चलती है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है यहाँ से इधर जो यहाँ पे हाई प्रेशरिक रीच है, यानी यहाँ पे हाई प्रेशरिक जोन बना होगा इस मेडागास्कर के ऊपर। और यहाँ से जो है विंड जैसे इंडिया की तरफ चल रही है ये तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। कुछ स्ट्रीम जो है यहाँ से कहाँ की ओर चलती है, सोमाली की ओर। यहाँ पे सोमाली से टकराने के बाद ये क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कुछ तो इधर अफ्रीका की ओर इथोपिया की ओर चली गई, और कुछ वापस से इंडिया की ओर आती है। ठीक है, ये दिख रहा होगा ये इंडिया की ओर।
ये सोमाली ओशियन करंट या सोमाली जेट भी क्या करती है, मानसून को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये होता है सोमाली जेट्स और ये होता है आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि पहला स्टेटमेंट तो ये बोल रहा था कि ये जो है समर टाइम पे नॉर्थ इंडिया में क्या हो जाती है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में 40 डिग्री के आसपास जो है क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। 40 डिग्री का मतलब ये 14 डिग्री का मतलब यही है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये लगभग 14 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इंडिया 23.5 डिग्री स्थिर हो जाती है। तो सही बात है कि ये जो है लगभग 14 डिग्री होता है ये, क्योंकि ये 23.5 है इंडिया के ऊपर। तो यहाँ पे लगभग 14 डिग्री जो है आपके लैटिट्यूड पे आ जाती है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पे जाओ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रस्ट ऑफ मानसून इन इंडिया। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो इंडिया के मानसून को स्ट्रॉन्ग करती है, ब्रस्ट में होने में हेल्पफुल होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 37 वाला क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ ईयर एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इंपोर्टेंट है और इजी भी है थोड़ा। तो देखो बोला जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो कौन कौन से फैक्टर पे कौन कौन से फैक्टर को जो है इन्फ्लुएंस होता है, खासतौर पर जो टेम्परेचर है वो। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे है क्या। तो टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है कि किस किस से इन्फ्लुएंस होता है। पहला है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, यानी अक्षांश, इससे फर्क पड़ता है टेम्परेचर पे। दूसरा है अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, यानी हाइट, ऊंचाई, उससे फर्क पड़ता है। और तीसरा प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट, यानी जो समुद्री धाराएं हैं, गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं हैं, उनसे फर्क पड़ता है। तो आपको बताना है किस चीज से टेम्परेचर पे इन्फ्लुएंस होता है। अब ये ऑप्शन है आपको दिया जाता है इसके लिए 1 मिनट। ठीक है, इसके लिए जल्दी से बताइए। तो आसान सा था, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि जो है जो टेम्परेचर है, जनरली कह रहा था कि जो टेम्परेचर है वो किससे इन्फ्लुएंस है। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। और यहाँ पे मैंने बताया था कि काफी चीजों से इफेक्ट पड़ता है, जैसे लेटीट्यूड है, अक्षांश है, और जो सी लेवल है उसके हाइट है यानी अल्टीट्यूड है, उससे भी फर्क पड़ता है, वो हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, जो ओशियन है उससे कितना डिस्टेंस पर है एरिया, उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ओशियन जो है ओशियनिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। दूसरा है जो है लैंड, और जो आपका ओशियन है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी एरिया है वहां पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि वहां पे कहीं पानी तो नहीं है, ओशियन तो नहीं है, या फिर वहां पे पेड़ पौधे तो नहीं है। ठीक है, वो सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है धरातल की प्रकृति कैसी है। धरातल की प्रकृति मतलब दलदल एरिया है, रेगिस्तानी है, ठीक है, रेत तो नहीं है, या फिर कैसी मिट्टी है, उसका फर्क पड़ता है। ढाल की तीव्रता कैसी है। तीव्रता जैसे माउंटेन है या माउंटेन के टॉप पे है एरिया, फिर ये ऐसे वैली में है या कहाँ पे है, उस पर फर्क पड़ता है। समुद्री धाराएं, सॉरी, प्रचलित पवने का मतलब जैसे चिनूक टाइप की विंड है, हरमट्टम है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विंड है, मानसून है, उसका फर्क पड़ता है। समुद्री धाराएं वही ओशियन करंट है, उसका फर्क पड़ेगा। बादल लगे हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब का फर्क पड़ेगा। तो वही चीज पूछ रहा था, तो इन सब का फर्क पड़ेगा, यानी आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। सिंपल था ये, आप लोगों ने काफी टाइम दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 वाला क्वेश्चन था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब है ओस। ओस का बनना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें ओस फॉर्म हो पाएगी, यानी जो ओस बनेगी। क्लाउडीनेस, यानी जब बादल लगे हैं, क्या बनेगी नहीं बनेगी। उसके बाद काम ईयर, हवा शांत है तब। और दूसरा है कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, यानी जो है ठंडी और लंबी रातें, ठंडी ही और लंबी रातें हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है ड्यू फॉर्मेशन यानी ओस के फॉर्मेशन में सहायता करेगी। ठीक है, आपको दिया जाता है 1.5 मिनट, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप हो चुका है, आंसर आया है मैक्सिमम बी। चलो देखते हैं। पहला है कि ड्यू के फॉर्मेशन में बादल लगे हैं। ड्यू यानी ये जो ओस है वो बनेगी कैसे। पहली बात तो ये है कि ओस का मतलब सिंपल सा ये है कि मैंने बताया था कि ओस या फिर जो ड्यू है वो तब होगी, या ओस बनने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सरफेस है, ठीक है, ये धरातल है, या धरातल का मतलब ये सरफेस है, तो यहाँ पे क्या है, जो पानी ऊपर जाएगा, मतलब जैसे इवेपोरेशन हो रहा है, जो वाष्पीकरण हो रहा है, यानी वाष्प जो है ऊपर को जा रहा है, ये वाष्प जो है इसको ठंडा होना है, ठंडा होके इसको पानी में चेंज होना है। अगर सरफेस इतना ठंडा है कि इसको ज्यादा ऊंचाई पे जाने की जरूरत नहीं है, और ये कम ऊंचाई पे ही किसमें चेंज हो जाता है, इसका कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन हो जाता है, यानी ये जो है वाष्प से पानी में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका क्या होगा, कंडेंसेशन हो गया।
तो इस तरीके से जब सरफेस के ऊपर बहुत कम हाइट पे कंडेंसेशन हो जाता है, वो फॉर्म करता है ओस का, क्योंकि जो हल्की सी बारिश होगी और यहाँ पे जो छोटे छोटे धूल कण होंगे उनके साथ मिलके छोटी छोटी जो ड्रॉप्स है, उसके वजह से जो अर्थ पे पानी गिरा होगा वो जनरली ड्यू है, ओस है। ठीक है, पहली बात तो पहली कंडीशन ये होगी कि कंडेंसेशन जो है वो जमीन के पास होना चाहिए, यानी धरातल पे होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको क्या करे, वो कुछ उसके पास क्या होना चाहिए, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही का मतलब ऐसे न्यूक्लियर होना चाहिए जिसके आसपास से मिलके क्या बनाए, ओस फॉर्म करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, पहला तो ये धरातल हो गया, दूसरा जो है इसको क्या मिलना चाहिए, धूल टाइप के कण मिलने चाहिए जिसके चारों ओर ये मिलके क्या बनाए, आपस में ओस बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, पहला इसने बोला कि क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस इसका मतलब ये हो गया कि क्लाउडीनेस का मतलब हो गया कि बादल लगे हैं। अब देखो, बादल लगे का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए ये धरातल है, इसके ऊपर बादल लगे हैं, तो रात को जब ये रेडिएशन वापस छोड़ेगा, यानी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, यानी जो अर्थ वापस छोड़ेगी, इसको ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, इसको मतलब बाहर नहीं जाने देगा। और मैंने बताया था कि जब भी बादल लगे होंगे रात को, ये हीट को वापस नहीं जाने देगा और इसे इस एटमॉस्फेयर में ही रोक लेगा, जिससे एटमॉस्फेयर का जो तापमान है वो ठीक ठाक बना रहेगा। और तापमान ठंडा नहीं हुआ, तापमान गर्म बना रहा, तो इससे क्या होगा, संघनन जो है अर्थ के समीप नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था कि जिस रात को बादल लगे होंगे वो रात गर्म होगी अन्य रातों के मुकाबले, जाड़ों में भी, क्योंकि उस रात को क्या होंगे, ये जो अर्थ है वापस से रेडिएशन ऊपर छोड़ रही है, इससे जो है इस हीट को ये बादल रोक के उसको रिफ्लेक्ट करेंगे जमीन की ओर, जिसकी वजह से तापमान ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो सरफेस के ऊपर संघनन नहीं हो पाएगा, तो बादल ओस नहीं बन पाएगी। दूसरा देखो, ठंडी सॉरी काम हवाएं, काम मतलब शांत हवाएं। शांत हवाएं इंपोर्टेंट है, क्यों, अगर हवाएं शांत नहीं हुई तो हवाएं अगर चल रही हैं तो ये क्या करेंगी, हीट का ट्रांसफर करेंगे। मान लिया जाए कोई सरफेस यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है और ये इसके मुकाबले गर्म है, या फिर मैं मान लेता हूँ ये सी है, ओशियन है, जो रात को गर्म है। ठीक है, तो अगर बहुत तेज हवाएं चलेंगी और रात को हवा कहाँ से कहाँ की ओर चलेगी, लैंड से ओशियन की ओर चलेगी, क्योंकि रात को जो है कौन सी ब्रीज चलेगी, लैंड ब्रीज चलेगी। ये लो प्रेशरिक होगा और जमीन ठंडी है तो हाई प्रेशरिक होगी। यहाँ से बहुत ज्यादा जो है क्या है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, हवाएं चल रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ से हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान में ऐसे ट्रांसफर करता रहेगा। हीट ट्रांसफर होती रहेगी, तो हीट जो है वापस नहीं जा पाएगी, ऊपर नहीं जा पाएगी, वापस नहीं जा पाएगी, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए भी जब बहुत ज्यादा हवाएं चलेंगी तो अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो है रेडिएशन ऊपर नहीं जा पाते। ठीक, तो इसलिए शांत हवा का रहना जरूरी है अर्थ के ठंडे होने के लिए, तो इसलिए ये तो सही हो गया। तीसरा, ठंडी और लॉन्ग नाइट। ठंडी रातें तो सही हो गया, लंबी रातों से क्या फर्क पड़ेगा, लंबी रातें हो और आकाश साफ हो तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन बाहर जा पाएंगे। सूर्य के आने से पहले जो है अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से रेडिएशन सारी वापस चली जाएगी। यानी 2 और 3, यानी बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो काफी लोगों का बी आंसर आया था, तो बी आंसर आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मैंने अभी बताया था, जिसको हम कहेंगे धरातलीय विकिरण, यानी जो अर्थ से, यानी सरफेस से वापस रात को जो रेडिएशन छोड़ रही है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। पहला है, द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय द सन रेडियस एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव। यानी जो अर्थ है वो शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्म में, यानी इनकी वेव लेंथ जो है शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्म में जो है एनर्जी हीट जो है वापस करती है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव इन फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कह रहे हैं कि जो दिन भर सूर्य जो है इसको रोशनी देता है या सनलाइट देता है, इंसुलेशन देता है, वो रात को अर्थ जो है इससे ज्यादा छोड़ती है। मतलब ये कम है आने वाली हीट और जाने वाली हीट ज्यादा है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके लिए आपको दिया जाता है 1.5 मिनट। तो जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में पूछा है कि ये हमें पता है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। जैसे सन से एनर्जी आई तो इसको सन सोलर रेडिएशन, और ये वापस जा रही तो इसको जनरली कहा जाता है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, इसको धरातलीय विकिरण होता है, ये सौरीय विकिरण होता है। ठीक, पहला स्टेटमेंट था आपका कि जो है जब अर्थ गर्म हो जाती है, यानी सोलर रेडिएशन से अर्थ गर्म हो जाती है, तो एनर्जी वापस जाती है इन शॉर्ट वेव के फॉर्म में। ठीक है, लघु तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अर्थ से जाने वाली रेडिएशन लॉन्ग वेव लेंथ होती है। मैंने पहले ही बताया था,
जब मैंने ग्लोबल वार्मिंग बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, सोलर रेडिएशन को तो अंदर आने देती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है, लेकिन अर्थ से वापस जानी यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ही रोक देती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव इन फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इज मोर देन अमाउंट ऑफ लॉस बाय अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है जितना गर्म हो रही है उससे ज्यादा हीट छोड़ दे रही है। ठीक है, जितना सुबह गर्म हुई रात को उतना इसने वापस से छोड़ दिया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। जितना सन ने एनर्जी छोड़ी उसी के बराबर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, उसी के बराबर वापस जाती है। ठीक है, इसलिए लिखा भी है यहाँ पे, इसी को कहते हैं अर्थ एनर्जी बजट। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि जितनी हीट यहाँ आई उतनी हीट वापस चली जाती है। ठीक है, इसको अर्थ एनर्जी बजट कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया भी था कि अगर 51% आती है तो उसमें से कुछ इवेपोरेशन, कुछ जो है ओशियन से रिफ्लेक्स होने की वजह से कुछ किसी तरीके से पूरा जो है वापस चली जाती है, यानी ये दोनों बराबर होते हैं। यानी सोलर रेडिएशन इक्वल टू होता है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी आंसर होना चाहिए आपका डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 40वां क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज वेरिएशन इन इंसुलेशन ऑफ अर्थ। जो है अर्थ के इंसुलेशन में जो वेरिएशन होता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएशन है यानी जो इंसुलेशन यानी सूर्य ताप के ऊपर, यानी सन की लाइट अलग अलग आती है अलग अलग जगहों पे, तो इस सूर्य ताप में जो है वेरिएशन है। क्यों? पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑन इट्स एक्सिस, मतलब जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है उसकी वजह से। दूसरा है एंगल ऑफ क्या इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज, यानी जो एंगल है सूर्य की किरणों का, जो एंगल है अर्थ के ऊपर पड़ने का वो। और तीसरा है लेंथ ऑफ द डे, यानी दिन की अवधि। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज जो है वेरिएशन इन इंसुलेशन में फैक्टर है। आपको दिया जाता है इसके लिए 1 मिनट, 1.5 मिनट ले लीजिए। चलिए 1.5 मिनट। अब जल्दी बस बताइए कि क्या होगा। बहुत सिंपल था ये पूरी स्लाइड दिखाई थी मैंने इसके लिए कि कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो वेरिएशन इन इंसुलेशन है किसकी वजह से होता है, और कुछ ऑप्शन दिए थे। ये मैं पहले ही बता चुका था कि सनलाइट यानी जो सोलर रेडिएशन है उसमें, या फिर सोलर इंसुलेशन है उसमें कब फर्क पड़ेगा। सोलर इंसुलेशन का मतलब है कि सनलाइट किसी कोई एक स्थान को, मतलब कोई एक जगह को कंसिडर करो, यहाँ पे सोलर इंसुलेशन आ रही है यानी सूर्य ताप आ रहा है। ठीक है, डिफरेंसेस कब कब हो सकते हैं, कौन से फैक्टर है इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन, मतलब एंगल। एंगल कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे दिन में है 90 डिग्री के एंगल पे, एकदम सर के ऊपर होता है सन। जब 90 डिग्री के एंगल पे होता है तो सन सोलर इंसोलेशन ज्यादा आती है, ज्यादा हीट आती है, हमें ज्यादा गर्मी फील होती है। और शाम को जब सनलाइट वापस चली जाती है, यानी जब 180 डिग्री के एंगल पे होता है, तो हमें बिल्कुल नहीं होता है, यानी एंगल से तो फर्क पड़ रहा है इंसोलेशन पे। दूसरा है दिन की अवधि एवं लंबाई, यानी जो डे लाइट है, दिन की अवधि का मतलब दिन कितने दिनों का हो रहा है। जैसे विंटर में है, जाड़ों के दिन है, तो यहाँ पे दिन 10 घंटे का होगा। और समर है तो यहाँ पे दिन 12 या 14 घंटे का होगा। तो ये 4 घंटे का जो डिफरेंस आया है समर और विंटर के ऊपर, तो ये 4 घंटे एक्स्ट्रा सनलाइट आई होगी, सोलर रेडिएशन आया होगा, तो सन को ज्यादा इंसोलेशन मिला, इस जगह को ज्यादा हीट मिली होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका फर्क पड़ेगा। तीसरा है वायुमंडल की पारदर्शिता, यानी ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बादल लग गए तो ये रिफ्लेक्ट कर देंगे, कम इंसोलेशन आएगा तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज्यादा धूल है, बहुत ज्यादा स्मॉग है, फॉग है, उससे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी। चौथा है धरातली विशेषता तथा जलवाष्प स्थल का प्रभाव। कहने का मतलब ये है कि वो जगह कैसी है, वहां पे पेड़ पौधे हैं, वहां पे दलदल है, रेगिस्तान है, पानी है, ओशियन है, कोई नदी चलती है, उन सब चीज का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, ये सब मैं पहले ही बता चुका था। तो क्वेश्चन सिंपल सा था कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस का फर्क पड़ता है कि नहीं होता है। कि रोटेशन ऑफ अर्थ होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, डे एंड नाइट होगा। अगर मान लिया जाए कि अर्थ रोटेट ही ना करे तो दिन रात होगा ही नहीं, दिन रात नहीं होगा तो या तो इंसुलेशन पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जहां दिन है वहां दिन ही रहेगा बहुत ज्यादा हीट, जहां रात है वो रात ही रहेगी। तो जो रोटेट कर रही है तो उससे फर्क पड़ रहा है, डेफिनेट सी बात है। दूसरा एंगल से, वो हम पहले ही बता चुका हूँ कि एंगल से फर्क पड़ेगा। लेंथ ऑफ डे से फर्क पड़ेगा, हाँ फर्क पड़ेगा, यानी आंसर शुड बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
इम्प्लीकेशन ऑफ वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, कह रहे हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। ये हम कैसे कह सकते हैं, मतलब इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन को देख के हम कह सकते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो ज्यादा है। ठीक है, पहला है दी वेरिएशन इन क्लाइमेट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल जोन। इंडिया के अंदर बहुत सारे क्लाइमेट हैं, जैसे इंडिया में इसने लिखा है कि ट्रॉपिकल एक तो उष्णकटिबंधीय है, दूसरा उपोष्ण है, सब ट्रॉपिकल एरिया में मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से फर्क पड़ता है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। दूसरा है अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट का मतलब इन दोनों एरिया के बीच में, यहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट इन दोनों एरिया यानी अरुणाचल से गुजरात के बीच में 2 घंटे का फर्क है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ जो है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, आपको दिया जाता है 1 मिनट। चलिए देखते हैं कि क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा था कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, यानी वास्ट है, बहुत ज्यादा देशांतरों में फैला हुआ है, देशांतरी विस्तार ज्यादा है, वो कैसे पता चलेगा। पहले तो इसने कहा कि इंडिया में बहुत सारे क्लाइमेट है, ऑब्वियस सी बातें हैं, जैसे इंडिया में जो है सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल है। ठीक है, आपको यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन में, सॉरी टेम्परेट क्लाइमेट में मिल जाएगा, थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे JNK वाले एरिया तक आप पहुंचते पहुंचते तो डिफरेंट है। तो इसका मतलब वो तो है, लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट ज्यादा होने का मतलब क्या होगा। क्लाइमेट बहुत ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा लैटिट्यूड के ऊपर फैला हुआ है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो ऐसे पता चलेगा। ठीक है, अब कोई भी कंट्री ऐसे फैली हुई है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे फैली हुई है, जैसे ये है, मान लेते हैं ये कोई कंट्री है ऐसे, ये कंट्री है, तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा, यहाँ पे आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल भी होगा, यहाँ पे टेम्परेट भी होगा, मेडिटेरियन भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसका एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूड नहीं होगा, ये लगभग एक दो लॉन्गिट्यूड के ऊपर ही फैला होगा, लेकिन इसका लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा होगा। यानी क्लाइमेट से पता चलता है लेटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूडल किससे पता चलता है, लॉन्गिट्यूडनल पता चलता है टाइम से। इसलिए हमने देखा है कि जो टाइम जब जब होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे रशिया है, रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसने जो है मैंने बताया था कि लगभग 9 क्या रखे हैं, टाइम जोन रखे हैं। तो ज्यादा एक्सटर्नल जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट किससे पता चलता है, टाइम से। तो ये जो है 2 आवर का टाइम डिफरेंस है, इसके पता चलता है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है। तो आंसर विल बी 2, यानी बी ओनली। ठीक है, पहला गलत है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, 42 वाला क्वेश्चन है। तो लिखा विद रेफरेंस टू वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये हम लोगों ने पढ़ा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहते थे, उसके बारे में। दे ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी, ये जो है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। दूसरा ऑप्शन है दे आर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इनको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के अंदर लेके आती है। तीसरा है अराइवल ऑफ दिस साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर, कहने का मतलब है कि ये जो साइक्लोन जो है, ये जब आते हैं उनकी एक विशेषता ये है कि क्या हो जाता है, रात का जो तापमान है वो अचानक से गिरने लग जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से आंसर दीजिए। आपको इसके लिए दिए जाते हैं, चलिए 1.5 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है उनके बारे में पूछा गया था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या होते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऐसा कुछ कि जब इंडिया में विंटर आता है, यानी सर्दियों के टाइम होते हैं, तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो नीचे आ जाती है। नीचे का मतलब इंडिया के ऊपर से ऐसे गुजरने लगती है। ठीक है, जिससे होता ही है कि यहाँ पे जो मेडिटेरियन ओशियन है, मेडिटेरियन जो सी है, यहाँ से क्या करती है, यहाँ से कुछ हवाओं को लेके आती है और इंडिया में बारिश कराती है, और इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो इसी के बारे में पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट था दे ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी, अब ऐसी बात है कि मैंने बताया कि ये मेडिटेरियन सी के ऊपर ही ओरिजिनेट होते हैं ये साइक्लोन, और इन साइक्लोन को इंडिया तक ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम लेके आती हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी वही है कि दे आर ब्रॉड इनटू इंडिया बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि इसके आने की विशेषता ये है कि रात का जो टेम्परेचर है वो अचानक से घट जाता है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी विशेषता ये होती है कि रात का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, तो ये डिक्रीज लिखा है इसलिए गलत है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट टाइम पे कभी पूछा जाएगा तो जब भी ये साइक्लोन आएंगे इंडिया के ऊपर, आने से पहले जो है रात का टेम्परेचर बढ़ जाना, वो इनका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इनकी विशेषता है। तो इसलिए आंसर हो जाता है आपका 1 और 2, यानी बी वाला। ठीक है, यहाँ से किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ओशियंस। कह रहा है कि जो है जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है खासतौर पर ओशियंस के ऊपर, तो उसके बारे में बताना है आपको कौन से स्टेटमेंट सही है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल बिकॉज डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ इंसुलेशन। कह रहा है कि जो तापमान है ओशन के ऊपर, वो क्या है, इक्वेटर से पोल की ओर घटता रहता है। क्यों? क्योंकि जो है एक ट्रेंड होता है, हमें पता है कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर घटता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ओशन इन सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव लेस हीट ड्यू टू दियर लेस कॉन्टैक्ट विद लैंड। कि जो ओशन है खासतौर पर सदर्न हेमिस्फीयर के, वहां पे क्या है कि मैंने बताया था लैंड कम है, लैंड कम होने की वजह से ये कह रहा है स्टेटमेंट कि लैंड कम होने से, लैंड के कम कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, कम हीट जो है रिसीव कर पाते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है, विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी इंक्रीजेस सी सरफेस टेम्परेचर नियर द कोस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो जमीन से समुद्र की ओर हवा चलती है, ये क्या करती है कि जो है सी के टेम्परेचर को, यानी इसके तापमान को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तो इसके लिए भी आपको दिया जाता है 1.5 मिनट। जल्दी से आंसर दीजिए। किसके बारे में पूछा गया था? जनरली पूछा गया था आपका सी और ओशियन की टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, खासतौर पर ओशियन के ऊपर। पहला कह रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज होगा इक्वेटर से पोल की ओर, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है उसकी वजह से। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो है ओशियन के ऊपर, यानी इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाएं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि एक ट्रेंड होता है कि इक्वेटर से पोल की हो जाने पर लैंड पे भी डिक्रीज होता है, तो ओशियन पे भी डिक्रीज होना चाहिए। तो स्टेटमेंट सही है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो गई। क्योंकि लेस इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन यानी सूर्यताप कब मिलेगा, तो आंसर सही होगा। ठीक है। दूसरा, ओशन इन सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव लेस हीट ड्यू टू लेस कॉन्टैक्ट विद लैंड। ये भी बात सही है, क्योंकि ओशन जितना लैंड के कॉन्टैक्ट में होगा, खासतौर पर जैसे आपको देखो, बड़े ओशन देख लो आप, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में अटलांटिक ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि अटलांटिक दोनों तरफ से यहाँ से लैंड से घिरा हुआ है। तो जितना लैंड बाउंड्री से कनेक्ट होगा ओशन, उतना ज्यादा वो उसको हीट मिलेगी, क्योंकि जमीन गर्म होती है और दिन के टाइम पे ये हीट जो है ओशन को ट्रांसफर करेगा, तो ज्यादा गर्म होगी। साउथ हेमिस्फीयर के ऊपर जो नीचे है, लैंड कम होने की वजह से समुद्र खुले हुए हैं, लैंड से घिरे कम है, जिसकी वजह से कम हीट मिलती है। तो आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला भी सही हो गया। थर्ड वाला देखो, winds blowing from land to sea increases the sea सरफेस टेम्परेचर नियर द कोस्ट। ऐसा देखो, हमने पढ़ा था सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। ये बता रहा है कि लैंड ब्रिज के बारे में, कि जब क्या होगा, लैंड ब्रिज पहली बात तो चलेगी नाइट को, रात को। दिन के ऊपर तो ऐसे ही चलेगी, समुद्र से हवाएं लैंड की ओर चलेंगी। रात को देखो, कह रहा है कि जब ये जमीन से समुद्र की ओर हवाएं चलेंगी, तो ये क्या कर देती हैं, लिखा है कि ये इंक्रीज कर देती हैं, यानी यहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ हवा जो है लैंड से अगर ओशियन की ओर चल रही है, ऐसे चल रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, ये गर्म है, ये ठंडा है। और ये ठंडी हवाएं यहाँ से यहाँ की ओर आ रही हैं, जो क्या करेंगी, इसकी सरफेस की गर्म हवाओं को रिमूव कर देंगी, ऊपर की ओर भेज देंगी, और नीचे से इस ओशियन की ठंडी हवा ऊपर आएगी। और ये तब तक होती रहेगी जब तक ये बिल्कुल ठंडी ना हो जाए, ओशियन बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। ठीक है, यानी क्या होती है, लैंड से आने वाली हवाएं सी के ऊपर क्या करती है, टेम्परेचर को डिक्रीज करती है, ना कि इंक्रीज। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर होना चाहिए आपका ए वाला। बात समझ में आई? ठीक है, तो आप लोगों के आंसर जो है वो गलत है, तो ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा। आपका आंसर आया था दीपिका का सी, हिमांशु कह रही सी है, आंसर कह रही बी इनकरेक्ट है। तो आंसर है आपका ए। ठीक है, यहाँ से कोई कंफ्यूजन हम पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीटिंग अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको जो है हीट के रिगार्डिंग पूछना है, बताना है कि क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि एटमॉस्फेयर गेट हीटेड थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब समवन टिल ट्रोपोस्फेयर, यानी जो ट्रोपोस्फेयर है, यानी जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल तक क्या होता है, जो आपका
एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है वो कन्वेक्शन यानी संवहन के थ्रू गर्म होता है। बताना आपको सही है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है एटमॉस्फेयर गेट हीटेड बाय शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी जो वायुमंडल है वो शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू गर्म होता है। ठीक है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन ने थोड़ा सा स्पेसिफाई नहीं किया है, मैं इसको अपर टॉप एटमॉस्फेयर कर रहा हूँ, अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अपर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब क्वेश्चन का मतलब ये अपर है लेकिन उसने लिखा नहीं है अपर, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अपर एटमॉस्फेयर है। थर्ड है हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर थ्रू कंडक्शन इज लिमिटेड टू लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी जो कंडक्शन यानी संवहन के थ्रू जो गर्म होगा वो एटमॉस्फेयर की यानी वायुमंडल की निचली सतहों तक ही सीमित है, उससे ऊपर नहीं होता। तो आपको बताना है कौन से करेक्ट है। आपको दिया जाता है 1.5 मिनट। जल्दी से आंसर बताइए कि आपका क्या है। चलिए फिर देख लेते हैं। देखो हमने तीन टाइप के जो है गर्म होना पड़ा था सरफेस का। कैसे? पहला हमने रेडिएशन पढ़ा था। रेडिएशन का मतलब सन से डायरेक्ट हीट जो आती है, सन से डायरेक्ट हीट होने पर दो चीजें गर्म होंगी, एक तो बिल्कुल सरफेस और दूसरा एक अपर एटमॉस्फेयर। मैंने ये भी बताया था कि ऊपरी सतह जो है गर्म होती है आपकी रेडिएशन से। फॉर एग्जांपल जो है ऊपरी सतह की कुछ ऐसी, जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या करता है, इसके हीट ग्रहण करेगा, जो जलवाष्प है वो और खुद में गर्म हो जाएगा, जो एटमॉस्फेयर के तापमान को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब ऊपरी बिल्कुल ऊपर वाला, ठीक है, ऊपरी वायुमंडल गर्म होता है सन से आने वाली रेडिएशन के थ्रू। जबकि यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा होगा कंडक्शन। कंडक्शन जो क्या है, कंडक्शन नॉर्मली क्या होता है कि ये हीट जो ट्रांसफर करता है, फॉर एग्जांपल जैसे इस लैंड से इस ओशियन को हीट ट्रांसफर करी तो उसको कहते हैं कंडक्शन होना। ठीक है, कंडक्शन मतलब वो आयरन की रॉड वाला समझो कि एक साइड से यहाँ से गर्म होगा तो यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ऐसे जब कोई चीज टच हो आपस में, जिसके मॉलिक्यूल टच हो और ये हीट ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये कंडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई दीवार है मान लिया जाए, तो दीवार का मैंने एग्जांपल दिया था कि बाहर से दीवार गर्म होगी तो अंदर तक पहुंच जाता है, तो ये कंडक्शन है। और कन्वेक्शन यानी जो संवहन है, संवहन क्या है, इसको बोलते हैं चालन हिंदी में। कंडक्शन को ये संवहन हो गया, और ये तो आपका रेडिएशन। चलिए इसको रेडिएशन नहीं समझो। नेक्स्ट संवहन क्या होता है? संवहन जैसे कि हम अर्थ के सरफेस से मान लिया जाए, मैंने बताया कि जो ऊपर को जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हवा के मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करते हैं आपस में न जुड़े हुए के बावजूद भी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, सिर्फ हवा के कुछ मॉलिक्यूल है। तो ऐसे जब ट्रांसफर होती है हीट, ठीक है, हवा के थ्रू, जब बीच में सिर्फ एयर हो, यहाँ पे तो सॉलिड है या लिक्विड है, तो ये कंडक्शन है। यहाँ जब एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा हो तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का एग्जांपल ये भी है कि आग जली हो, आप दूर खड़े हो, फिर भी आपको हीट महसूस होती है, तो कन्वेक्शन है। तो ये ऊपर को जो ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन है। अब स्टेटमेंट देखो। पहला स्टेटमेंट था कि एटमॉस्फेयर गेट हीटेड थ्रू कन्वेक्शन टिल ट्रोपोस्फियर। ये स्टेटमेंट सही है कि जो ट्रोपोस्फियर तक है ये कन्वेक्शन के थ्रू ही गर्म होती है ऊपर को। ठीक है, सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एटमॉस्फेयर गेट हीटेड बाय शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर नहीं, अपर एटमॉस्फेयर की ओर इशारा कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है। तो अपर एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से नहीं, किसकी वजह से शुरू होता है, ये रेडिएशन की वजह से गर्म होता है। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर थ्रू कंडक्शन इज लिमिटेड ओनली द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ये इसको देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे है कंडक्शन, ठीक है, अगर ये कन्वेक्शन होता तब गड़बड़ हो जाती। लेकिन अभी मैंने कंडक्शन बताया कि ये कंडक्शन में क्या होता है कि लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे ये छोटी मोटी इस लेयर की वजह से, यानी जो नीचे वाली जो लेयरें हैं, खासतौर पर यहाँ पे, ये ऑब्वियस सी बात है कंडक्शन की वजह से जो है, चालन की वजह से क्या होंगी, गर्म होंगी। ये मैं पहले भी बता चुका था कि नीचे यानी बिल्कुल सरफेस पे कंडक्शन की वजह से गर्म होती है। सही बात हो गया। और इसका मतलब ये सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा कि ये अपर एटमॉस्फेयर इससे नहीं होगा, यानी आंसर होना चाहिए आपका ए। ठीक है, तो ठीक। नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स। ये कह रहा है कि हम सरफेस पे, जमीन पे ऊपर की चलती हो, यानी वर्टिकल की और स्ट्रॉन्ग विंड की का एहसास नहीं होता है। जैसे हमें ऐसी हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से चलती हवा हवा तो लगती है, जैसे यहाँ पे अगर इंसान खड़ा हो तो इसके फेस पे या इसके बैक पे ऐसे हॉरिजॉन्टल हवाएं तो महसूस होंगी, लेकिन ऊपर को चलती हुई वर्टिकल हवा हमें महसूस नहीं होती है। क्यों? आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे पहला है द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हियर इज बैलेंस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जो ऊपर की ओर जो आपका ग्रेडियंट फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन से, घर्षण से। दूसरा है देयर इज नो रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर
वर्टिकली, यानी ऊपर को ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से। तीसरा है द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस बाय द अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो इसके अपोजिट में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वजह से बैलेंस हो जाती है। और चौथा स्टेटमेंट है द एयर नियर द सरफेस हैविंग मोर वाटर मॉलिक्यूल इज हैवी टू मूव अपवर्ड। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो सरफेस है यहाँ पे क्या होता है, मोर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की महसूस नहीं होती। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको इसके लिए दिया था 1 मिनट, आसान सा है, जल्दी से बताइए। इसको बोला गया था कि हम अर्थ पे जो है वर्टिकल हवाएं महसूस नहीं करते, उसका क्या कारण है। पहला था ड्यू टू क्या हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो गलत है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ऐसी हॉरिजेंटल हवाओं पे। ऊपर को जाती वक्त हवाओं पे कैसा फ्रिक्शन, ये तो यहाँ पे फ्रिक्शन काम करने की जो ऐसे हॉरिजेंटल हवा चलेंगी उसमें फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन यानी आपका घर्षण लगेगा। घर्षण किस चीज का, मिट्टी का, यहाँ पे पहाड़ों का, पर्वतों का, इनका घर्षण लगेगा। वर्टिकल हवा तो सीधी सीधी जाएगी, इसको कोई चीज इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरा था देयर इज नो रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्टिकली, ये तो गलत है। तीसरा है द वर्टिकल ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस ड्यू टू ग्रेविटी, ये सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इसको बैलेंस कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वर्टिकल ऊपर को जो हवा जाएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ये हवा बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी की वजह से वर्टिकल हवा हमें महसूस नहीं होती, यानी आंसर होगा आपका सी। इसको कंफ्यूजन है तो पूछिए जल्दी।